अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर्स की खुसूसी कॉन्फ्रेंस के बाद आज कौमी सलामती कमेटी का भी अहम इजलास हुआ है, जिसके एलामिये में कहा गया है कि 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। इजलास में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले के साथ साथ शरपसंदों, मनसूबा साजों और इश्तियाल पर उकसाने वालों को कटहरे में लाने और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ के कटहरे में लाने के फैसले की भी तायद की गई है। और कहा गया है कि फौजी तंसीबात और मकामात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। फौजी तंसीबात और अवामी अमलाक की हुर्मत की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 9 मई के यौम सियाह में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशद्दुद और शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इजलास में जाती और सियासी फायदे के लिए जलाओ, घेराव और फौजी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत की गई है और सियासी इख्तलाफात को मुहाजराई के बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक हल करने और सियासी इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इजलास ने सोशल मीडिया कवायद व ज़वाबित के सख्ती से निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत की है और कहा है कि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए गए प्रोपेगंडे का सदेबाब किया जाएगा और प्रोपेगंडा करने वाले अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायद कर रहा है, मगर तहरीक इंसाफ ने कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के जवाब में आज फौज की तंसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम फौज और एजेंसियों पर लगा दिया है, मगर साथ ये भी कहा है कि ये फसाद और अफरा तफरी तहरीक इंसाफ और फौज को मद्दे मुकाबिल लाने के लिए की गई। यानी फौज पर ही तहरीक इंसाफ फौज ही की इमारतें और अलामतें जलाने का इल्ज़ाम लगा रही है और साथ में ये भी कह रही है कि ये सब कुछ तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने के लिए किया गया है। दूसरी तरफ पंजाब की निगरान काबीना ने आज अपने इजलास में आर्मी तंसीबात और अमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दे दी है। 9 मई के वाकयात के हवाले से तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा गिरफ्तार हैं, जिनमें से एक फवाद चौधरी भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार देकर उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। जिसके बाद फवाद चौधरी घर वापसी के लिए जो ही गाड़ी में बैठे तो अपने सामने पुलिस एहलकारों को देखकर दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए गाड़ी से उतरकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भागे। इस दौरान फवाद चौधरी गिरते गिरते बचे और फिर उठने के बाद वो कमरा अदालत में पहुंचे। इसके बाद फवाद चौधरी काफी देर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहे, जिसके बाद अदालत ने उनकी 2 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। इस पर ट्वीट करते हुए मरियम नवाज ने लिखा कि देखा, सुना और पढ़ा तो यह था कि सियासी लीडरान और कारकुनान घबराते नहीं हैं, नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं, हौसले से कैदोबंद का सामना करते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते हैं, नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। मगर तारीख में पहली मरतबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर प्लस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने, व्हील चेयर्स पर बैठ जाने, अस्पतालों, कोर्ट रूमों और बाथरूमों में छुप जाने और जूतियां छोड़कर दौड़ें लगाने की नई तारीख रकम की है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को आज अदालत के हुक्म पर अडियाला जेल से रिहा किया गया, मगर फिर फौरन ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ मुसलसल तनकीद के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इमरान खान को देखकर दिए गए अपने रिमार्क्स की आज वजाहत की है। सुप्रीम कोर्ट में सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने वकील असगर सब्जवारी से मुकालमा किया कि आपको देखकर खुशी हुई, काफी वक्त बाद आप मेरी अदालत आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, ये मैं हर किसी को कहता हूँ। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक को एहतराम देता हूँ। अदब और इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है, अदब और इखलाक के बगैर मज़ा नहीं है। इस पर मरियम नवाज ने ट्विटर पर सवाल किया कि अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं? हर एक को रजिस्ट्रार से फ़ोन करवाकर मर्सिडीज़ भी मंगवा कर रुखसत करते हैं, हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं, सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं। सबको कहते हैं कि 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। आज इजलास में क्या फैसले किए गए हैं, क्या शवाहिद रखे गए हैं, आगे क्या होने जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एलामिया आया जिसमें कहा गया कि सबूतों की रोशनी में ये जांचा गया है कि ये सोचा समझा मंसूबा था, और उसके बाद आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास हुआ। मगर इमरान खान साहब ने कल कहा और आज तहरीक इंसाफ ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया है वो सही नहीं है, और बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक इंक्वायरी में पेश करने के लिए शवाहिद मौजूद हैं और ये सब कुछ किया गया और एजेंसियों के एहलकारों की तरफ से बाज़ मकामात पर फायरिंग भी की गई, जलाओ घेराव भी किया गया ताकि तहरीक इंसाफ और फौज को मद्दे मुकाबिल किया जाए। आपके पास क्या सबूत है इसको गलत साबित करने के लिए? शाहजेब, हम बरमला कहते हैं और इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी है कि ये एक फितना है, और ये फितना जो है
ये मुल्क में अनारकी और फसाद चाहता है, और इसे जब ये मौका मिला है तो ये जो 9 मई के वाकयात हैं, इसकी पूरे 1 साल की इन्वेस्टमेंट है। इसने इन लोगों को पूरा साल ट्रेंड किया है, इनकी जो है वो जहन साजी की है, और ये लोग जो हैं, ये लोग इसके बाकायदा वो जो टाइगर और गाली गलोच ब्रिगेड जो इसने बनाया हुआ है, ये उसके मेंबर हैं। ये जो इस वक्त चोर मचाए शोर वाली बात ये कर रहे हैं, और ये खुद को बचाने के लिए एक नया फ्रॉड और झूठ तराश रहे हैं, ये किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि तमाम जो वाकयात हैं या बड़े वाकयात हैं जो आर्मी की जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर जो है वो हमले से मुतल्लक हैं, खुशकिस्मती से हर जगह पे जो है वो कैमरे मौजूद हैं, और उन कैमरों में फ्रंट व्यू, ये नहीं कि कोई साइड से कोई शक, कोई शुबे की बुनियाद के ऊपर किसी को पकड़ा जाएगा। फ्रंट में जो है वो उनके व्यूज मौजूद हैं, और हर आदमी जो पकड़ा जाएगा उसकी जो है वो बैकग्राउंड जो है वो बता देगी कि ये कौन है, बता देगी कि ये ज़माम पार्क से उठ के आया है, ये वहां पे क्या करने जाता रहा है, कितनी बार जाता रहा है। और उसके अलावा 43 आदमी तो वो हैं कि जो लाहौर के दोनों बड़े वाकयात में पहले एक जगह पे उन्होंने आग लगाई है, जिन्ना हाउस में, और उसके बाद वही लोग जो हैं वो फिर अस्करी प्लाजा पहुंचे और वहां पे जाकर उन्होंने आग लगाई है। बाकायदा खवातीन का एक ग्रोह है, जो ग्रोह जो है वो पहले जाता रहा है, पहले जाके वहां पे हालात देखता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं, कौन है कौन नहीं है, टेलीफोन के ऊपर जो है वो उनका राब्ता रहा है। और उसके बाद ये टोटल कोई 50-100 आदमियों का ग्रोह है कि जो कि ट्रेंड है, जिसमें पेट्रोल बम बनाने वाले हैं, जिसमें वलेल चलाने वाले हैं, और ये पक्के ठक्के इनके बंदे हैं जो इन्होंने इस फितना और फसाद के लिए बाकायदा तैयार किए हुए थे, मगर आसिफ और साहब, वो अगर फिर जाके वहां पे अगर अगर डालते हैं। बंदे तो आइडेंटिफाई हो इसलिए गए हैं, आपने कहा कि उनकी 50, कोई शनाख्त में, अगर जो अगर बन, इनकी शनाख्त जो है इसमें कोई जो है वो कसर उठा नहीं रखी जाएगी, ना कसर है। एक एक बंदा जो है वो साबित होगा कि ये कौन है, कहां से है, और उसका इनके साथ तल्लक क्या है। अच्छा अभी तो होगा ना, फिर कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कैसे कह दिया गया कि ये सबूत मौजूद हैं और ये देख लिया गया है। फिर आज NSC की मीटिंग हुई, उसके बाद वजीर आजम भी खिताब कर रहे थे, तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमारे पास सबूत है कि ये लोग तो एजेंसियों के प्लांटेड थे और उन्होंने ये सारा कराया है। आपके पास क्या सबूत है कि ये 45-50 लोग तहरीक इंसाफ के थे और उन्होंने प्लांट करके और ये सारा काम एक मनसूबे के तहत कराया? नहीं, मैं जो बात की है मैंने कहा है कि इसे कोर्ट ऑफ लॉ में, अदालत में ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो साबित किया जाएगा। बाकी जहां तक आप तलक बात करें इन सबूतों की, ये तो हमारे पास है। हमने जो है वो जना हाउस के जो बंदे हैं जो अंदर दाखिल हुए हैं, जो जिन्होंने लूट मार की है, वो सारे जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। इसी तरह से जो बाकी दफाई तनसीबात पे हमला करने, वो सारे आइडेंटिफाई हो गए। हमारे पास तो वो सबूत आ चुके हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग में हर चीज बताई गई है कि इतने लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और में से इतने लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं, बाकियों के अरेस्ट की कोशिश हो रही है। और जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये वीडियो है, ऑडियो है, उनके अपने जो है वो ट्विटर पे ऊपर और सोशल मीडिया पे अपने उनके अकाउंट्स हैं, उनके पेजेस हैं। यानी एक एक आदमी जो है वो 3-3, 4-4 जो है वो जगह से वो साबित हो रहा है कि यही वो बंदा है कि जो जमान पार्क में ट्रेनिंग भी लेता रहा है, और उसके बाद जो है वो एक जगह पे भी आग लगाने में ये शामिल है, दूसरी जगह में भी जो है वो शामिल है। तो इसलिए ना सिर्फ इनको हम साबित करेंगे कि इन्होंने इस फितने, इस फसाद के लिए जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी की, और उस मकसद के लिए हर शहर में जो है वो कहीं 200, 250, 300, छोटे शहरों में 100, 150, किसी जगह पे 50-60, इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको ट्रेंड किया। उसके बाद उनको बाकायदा जो है वो प्रोग्राम दिया,
और उसके बाद जो है वो उन लोगों को उस तरीके से जो है वो इस फसाद को फैलाने के लिए जो है वो उनको जो है वो मगर राज भेजा साहब, आप गया। जो कह रहे हैं कि ये जमान सारी पार्क में चीजें जो है ट्रेनिंग थी, अब ये जमान पार्क साबित हैं, में जमान ये पार्क में ब्लैक जाहिर एंड है व्हाइट है। बहुत सारे लोग मौजूद थे जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था। उन्होंने कारकुनों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, पुलिस गिरफ्तार करने गई, पेट्रोल बम्स का भी देखा, गुलेलों का भी देखा गया। मगर ये फुटेज से वाजे है कि आप तीनों अदालत के अंदर वाजे करेंगे कि जो जमान पार्क में लोग मौजूद थे वही लोग जलाओ घेराव में भी मौजूद थे, कोर कमांडर के घर के अंदर भी, इसके अलावा जो दीगर इमारतें हैं उनको जलाने में भी। ये तीन फुटेज, इन लोगों की तीन जगह प्रेजेंस साबित करेंगे। ये वाली एविडेंस आ गई है सामने। जी, ये एविडेंस भी जो है वो सामने आ गई है। और वैसे ये है ना कि ये ज़मान पार्क में तो जब ये लोग इकट्ठे करते थे तो वो तो पूरे फिर पंजाब पाकिस्तान से करते थे ना। वहां पे तो जो है वो एक खास एलिमेंट जो इन फसादात में पाया गया है वो अफगानी है। जो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो परमिशन पे रह रहे हैं, जिनमें से एक का कैंप जो है वो मियाँ वाली पे भी है। मियाँ वाली का जो सानिया हुआ है उसमें उन लोगों की बड़ी प्रेजेंस है और इसी तरह से बाकी जगहों पे भी उनकी प्रेजेंस है। तो ये बकायदा उन लोगों को जो कि जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो उनकी ट्रेनिंग और उनका जो है वो रिजॉल्व ज्यादा है, तो उन लोगों को भी इन्होंने इस टीम में जो है वो उन्होंने शामिल किया था। तो ये शाहजेब इसकी पूरे एक साल की मेहनत है। मतलब अगर इस ये बंदे जो आप ने कह रहे हैं इस कि फितने ने ये जो आप कह इन रहे हैं कि लोगों को बकायदा ट्रेंड किया है, बकायदा ट्रेंड। ये जो मियाँ वाली यानी का इसका कोई मकसद सियासत नहीं है, ये जो ये आप सियासतदान नहीं है, ना ये सियासी जमात है। इसको सियासी जमात समझना या इसको सियासतदान समझना, ये इस मुल्क को, ये फितना जो है ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा अगर इसका अब बंदोबस्त ना किया गया। मगर राज इसके साहब, ऊपर पूरी गारंटी है कि इसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए। नहीं राज साहब, इसमें मसला है कि बंदोबस्त, आप जब आप कह रहे हैं इतने सारे आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो ये जो बंदोबस्त वाली बात पे मैं आ रहा हूँ, मगर उससे पहले मुझे बताइए जो अफगान आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मियाँ वाली में किया और ये हमले हुए, हमने देखा कि क्या ज़ाहिर बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, इनका कनेक्शन आप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं तहरीक इंसाफ से, कि इनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से था और उनके कहने पर उन्होंने ये सब काम किया? उनकी फुटेज मौजूद है, उसके बाद वो ट्रेस आउट हो गए हैं। आप देखें ना, एक आदमी को आग लगाते आपको दिखाया जाए और उसके बाद जो है वो वही आदमी जो है वो अरेस्ट होने के बाद आपके सामने लाया जाए, तो फिर उसमें कोई पहचान करने में या साबित करने में आपको कोई जो है वो दिक्कत हो सकती है। इनकी फुटेज मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, जिन लोगों ने आग लगाई और ये सारा काम किया, उनकी फुटेज वैसे भी मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, या कोई ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं, कनेक्शन मौजूद है, क्या ऐसा मौजूद है जो साबित करता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कहने पर किया उन्होंने? देखिए ये सारी चीजें जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर यानी 400-500 आदमी पकड़ा जाता है तो हर आदमी के खिलाफ एक ही तरह का सबूत तो नहीं हो गया ना। किसी के खिलाफ एक होगा, किसी के खिलाफ 2 होंगे, किसी के खिलाफ 4 होंगे। तो ये चीजें जो हैं जो कि एक चीज कनेक्ट करेगी इनको जुर्म के साथ, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने भी बड़ी जो है वो पुरजोर तरीके से ये अपना रिजॉल्व दोहराया है कि किसी गुनाहगार को, मुजरिम को तो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये भी वहां पे ये तय है कि किसी भी बेगुनाह को जो है वो बड़े शक भी पड़े, शक की बुनियाद के ऊपर भी नहीं किसी को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा। जिसके खिलाफ बिल्कुल 100% सबूत होगा, कोई शक की गुंजाइश भी नहीं होगी, उसे तो छोड़ा नहीं जाएगा और शक की बुनियाद के ऊपर किसी को पकड़ा नहीं जाएगा, ना किसी को जो है सजा दी जाएगी। मतलब मगर ये लग नहीं रहा, आज फवाद चौधरी साहब को जैसे ही जमानत मिली, गाड़ी में बैठे, इस्लामाबाद पुलिस दोबारा गिरफ्तार करने आ गई, उन्हें वापस जाना पड़ा भाग के। श्री मजारी साहिबा, फलकनाथ साहिबा, उन्हें जमानत मिली, अडियाला से वो रिहा होते हैं, वापस गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इनका क्या ताल्लुक है इस सारे प्रोटेस्ट से और इस सारे के सारे वाकयात से? तो आप तो टारगेटिंग तो कर रहे हैं ना साथ साथ? नहीं शाहजेब, ये टारगेटिंग कैसे? पहले तो मुझे आप ये बताएं, ये वही लोग हैं जो जिन्होंने जेलें भरनी थी, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी हमें तो कोई खौफ ही नहीं है। वो भाई तुमने लोगों को साल साल 2-2 साल जेलें कटवाई हैं, तो अब तुम गिरफ्तारी से इतना डरते हो? वो भाई फेस करो ना। तुम लोगों को कहते रहे हो कि जी तलाशी दो, फेस करो। अब तुम्हारी अगर बारी है तो तुम तलाशी क्यों नहीं देते?
तुम जो है वो जवाब क्यों नहीं देते? साहब ज़ाहिर जो आप लोगों के साथ हुआ और जिस तरीके का आप लोगों का रवैया था या पीपल्स पार्टी का रवैया था वो ज़ाहिर अलग था। आप लोगों ने जेलें भुगती हैं, आपका रवैया बिल्कुल अलग था, आप लोगों को टारगेट भी किया गया। मगर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि जो आपने भुगता वो भुगते हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि तलाशियां दें, फवाद चौधरी, शीरीन मज़ारी ने क्या तलाशी देनी है? ये तो ज़बरदस्ती की गिरफ्तारी है ना, इनके ऊपर क्या है? सुन ले, आपने शीरीन मज़ारी साहबा का और फवाद चौधरी साहब का नाम लिया है। ये आए, ये खुद को पेश करें, इनकी अपनी फुटेज, इनकी अपनी निकलो। मैं ये कह रहा हूं आग लगा दो, मैं ये कह रहा हूं कि जनाब फलां जगह पे पहुंचो। अगर नहीं होगा इस तरह का सबूत, अगर नहीं होगा, कोई इनको चलान नहीं करेगा, किसी मुकदमे में कोई इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये आज प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजॉल्व किया है दो टोक अंदाज में, और आर्मी चीफ ने भी किया है। इससे और ज्यादा इनको गारंटी क्या चाहिए? तो अगर आपके पास सबूत है तो कीजिए ना। अगर ऑलरेडी सबूत नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पहले से क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? वो गिरफ्तार होते हैं आप लोग नहीं सुन ले। मामला ये है कि ये जो इनके लीडर हैं, जिनके जुम्मे ये था कि आपने लोगों को बाहर निकालना है और टारगेट इनको दिए हुए थे कि फलां टारगेट के ऊपर फलां ने पहुंचना है, उनमें से ये लीडर पहुंचे कम हैं, लेकिन टेलीफोन के ऊपर इनकी पूरी कन्वर्सेशन मौजूद है। अगर वो गलत है, उसमें कोई जो है वो ये शक शुबा है, तो ये साबित कर दें कि नहीं जी ये ना हमारी आवाज़ है, ना हमारा नंबर है, ना हमने जो है वो ये बात की है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को वो अब फेस तो करना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये जो है वो फेस ना करे। तो बगैर गिरफ्तारी, बगैर गिरफ्तारी के भी फेस कर सकते हैं ना। गिरफ्तार करके क्यों रखना है? 2 दिन से गिरफ्तार किया पता क्या इन्वेस्टिगेशन कर लिया आपने? 3 दिन से शीरीन मज़ारी साहिबा से कोई 4-5 दिन हो गए थे फवाद चौधरी साहब से, क्या इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, दोबारा गिरफ्तार करना? नहीं, ये लोग जो हैं ये नाकाबिले जमानत जराइम में जो है ये माखूज हैं। इनको पेश होना चाहिए, इनको सरेंडर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ दें। नहीं साबित होगा तो ये अपना जो है छोड़ दिए जाएंगे, और साबित होगा तो फिर जो है वो इनको जो है वो फेस करना पड़ेगा। इन्होंने मुल्क के साथ इतनी ज्यादती की है, इन्होंने जो है वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है उसको जला दिया है, और कहते ये हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। ये पॉपुलैरिटी है इनकी? किसी शहर में जो है वो कोई 5-10 हज़ार का मजमा आवाम का इनके हक में जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ। इन लोगों ने बाकायदा में फितने फसाद के लिए जो है वो जथाबंदी की है, और अब ये जथे के लोग जो हैं इनको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इमरान साहब, इस सब में जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, ज़ाहिर है अस्करी क़यादत और मुल्की सिविलियन क़यादत भी असर जोड़कर बैठी, उसमें ये सब इमरान खान साहब से कैसे कनेक्ट होता है? वो कह रहे मैं तो गिरफ्तार था, मुझे क्या पता था कि ये पीछे क्या हो रहा है। तो उनसे कैसे कनेक्ट होता है कि उनके कहने पर सब कुछ हो रहा था? क्या इस हवाले से कोई सबूत है या सिर्फ इल्ज़ामात हैं? इस बात के भी सबूत मौजूद हैं। जो ये पूरा साल इसने मंसूबा बंदी की, इसने बड़ी मेहनत की है। इस फितने ने, इस फितना फसाद को फैलाने के लिए बड़ी मेहनत की है। इसकी वो सारी मेहनत, ये जो जाली प्लस्तर लगा के टांग के ऊपर, अब देखें ना अपना वो रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो टांग बिल्कुल सही हो गई। अब भागता फिर रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, कोई इसको रुकावट ही नहीं है। इसने पूरी मेहनत की है, इसके वीडियो मैसेज मौजूद हैं, और इसका पूरा ये सारा सबूत मौजूद है। ये कनेक्ट है, ये सरगना है इस फितने का। इसमें तो कोई दूसरी जो है वो राय नहीं है, और बाकियों का भी दर्जा बदर्जा जो है वो किरदार है। और जो ये समझते हैं कि इनको जो फैसिलिटेशन मिल रही है, इनके फैसिलिटेटर्स के सामने भी ये सारी चीजें जो है वो रखेंगे, और ये फैसिलिटेशन जो है ये अब कौम जो है वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये फैसिलिटेशन जो है वो इस फितने को मिलती है, और इस फितने को इस अंजाम से, इसका जो मंतकी अंजाम है उससे बचाने की कोशिश की जाती है, तो ये टॉलरेट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि सबूत मौजूद हैं, तरीके साहब के लिए हमारे पास सबूत मौजूद हैं। ये मामला क्या है, और इमरान खान साहब के जो क्लेम्स हैं वो किस हद तक सच्चे हैं, जब वो कहते हैं कि 27 साल से हमने काम किया, नहीं तो हम क्यों करते। आपके सामने हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं हम एक ब्रेक के बाद। हम पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं 27 साल से। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि 27 साल की सियासत में
हमेशा हम पुरअमन रहे। मैं फिर से कहता हूं, मैंने कभी किसी किस्म का इंतशार, मैंने कभी किसी किस्म का वायलेंस की आज तक अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी। जिस पार्टी ने 27 साल कभी किसी किस्म का इंतशार नहीं किया। इमरान खान जमानत पर रिहा होने के बाद अपने कारकुनान के पुरतशद्दुद रद्द अमल का यही जवाब देते आ रहे हैं कि उन्होंने अपने 27 साल सियासी तारीख में कभी इंतशार की सियासत नहीं की, ना इसकी इजाज़त दी, और वो हमेशा पुरअमन रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि इमरान खान मुल्क के वो लीडर हैं जिन्होंने अपने सियासी सफ़र में सियासी मफादात के लिए गैर मामूली तौर पर पुरतशद्दुद रवैयों की हिमायत की। मगर फ़र्क सिर्फ यह है कि माजी में जब भी इमरान खान की जमात ने पुरतशद्दुद रवैये का सहारा लिया तो उस वक्त मुल्क की फ़ौज रद लिया दोनों इमरान खान के साथ खड़ी थी। इसलिए उस रवैये को जवाज़ भी बख्शा गया और अदालतों से इमरान खान और उनकी जमात को रिलीफ भी मिलता रहा और दिलवाया भी गया। और आज जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार किया तो फ़ौज तो उनके साथ नहीं खड़ी, मगर अदलिया के अंदर इमरान खान को आज भी हिमायत हासिल है। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब खुद फौजी इमारतों और अलामतों पर हमले हो रहे हैं। बाजी में तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के गेट पर हमला किया, सरकार के नशरियाती इदारे PTV पर हमला किया और उसके अंदर घुस गए, सड़कों पर तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, गाड़ियां नजर आतिश की गई, पुलिस अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ्तारी से बचने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। अदालतों से एहतजाज की इजाज़त इस यकीन दहानी के साथ ली कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन रहेगा, मगर उन एहतजाजों में भी रियासत के खिलाफ तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान आज ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी 27 साल सियासी तारीख में तशद्दुद का कभी सहारा नहीं लिया। इसलिए कुछ हक़ाइक़ का जायज़ा लेना ज़रूरी है। 2013 का इलेक्शन हारने के बाद इमरान खान ने 4 हल्के खोलने के लिए 2014 में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का ऐलान किया, मगर बाद में ये 4 हल्कों का मुतालबा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतालबे तक चला गया। इमरान खान ने इस आज़ादी मार्च की इजाज़त ये कहकर ली कि वो इस्लामाबाद स्टेडियम के पास महदूद रहेंगे, मगर बाद में इमरान खान बगैर इजाज़त रेड जोन में दाखिल हो गए। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक 14 अगस्त 2014 को लाहौर से अलग अलग निकले। तहरीक इंसाफ मंसूबे के बरखिलाफ पहले इस्लामाबाद पहुंच गई। 16 अगस्त को तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद के 0 पॉइंट पर पहुंचा। फिर 19 अगस्त को तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने रेड जोन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और 20 अगस्त को मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हो गए। इसके बाद 30 अगस्त को धरने की क़यादत ने मुजाहिरीन को वज़ीर आज़म हाउस जाने की हिदायत कर दी, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई और 30 अगस्त को ही तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों ने पार्लियामेंट के दरवाजे को ट्रक से तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद अगले दिन तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के कारकुन PTV की इमारत में घुस गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सरकारी TV की नशरियात बंद हो गई। पुलिस से झड़पों में तकरीबन 500 अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन न सिर्फ PTV की इमारत में दाखिल हुए बल्कि मुश्तइल अफराद ने पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में भी घुसकर तोड़ फोड़ की। बाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियो टेप भी सामने आ गई। भाई साहब, मेरी एक दरख्वास्त ये थी, ये PTV के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। अच्छा, ठीक है। Because you see, because now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise you resign नहीं करेगा. You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. Yes, तो बात है, दे रहा हूँ। ठीक है, करता हूँ। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान न सिर्फ पुलिस अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि SSP असमतुल्लाह जुनेजो को उनके मातहत अफसरान के सामने मारा पीटा गया। इसके बावजूद इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने कभी अपनी सियासत के लिए तशद्दुद का सहारा नहीं लिया, मगर उस वक्त जब पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार भी किया तो खुद इमरान खान उन्हें छुड़ाने पहुंच गए। डी चौक पर तहरीक इंसाफ के कंटेनर से इमरान खान पुलिस अफसरान को धमकियां देते रहे। मैं इस IG को पाकिस्तान के हर कोने में इसके पीछे जाऊंगा, अगर पीर तक इन्होंने हमारे कारकुन ना छोड़े, हम इनके हर थाने का घेराव करेंगे। सुकेरा और जो दूसरा IG है, तुम याद रखो, इन दोनों भाइयों ने तो चले जाना जान छुड़ा के, तुम किधर जाओगे? IG, हो सकता है मैं जज्बात से निकल जाऊं, एक बार तुम्हें जो तेज बॉलर का पंच है वो भी लगा दूं। न सिर्फ ये बल्कि पार्लियामेंट को जाली करार दिया गया, बाकायदा सिविल नाफरमानी की कॉल देकर रियासती रेट को चैलेंज किया गया। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा, अपना बिल चलाने लगा हूं। फिर मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी गई और फिर उस पर जबरदस्ती अमल कराने की कोशिश भी की गई और मौजूदा सदर आरिफ अलवी खुद सड़कों पर पहुंचे और कहते रहे कि कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे। जनाब, सारा कराची बंद होगा, है ना, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। देखो कहाँ है वर्कर्स, कोई गाड़ी नहीं चलेगी।
बाद में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ PTV पर हमला करने से मुताल्लिक केसेस बने और फिर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का केस शुरू हुआ। इमरान खान इस केस में दरख्वास्त गुजार थे और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से पेश भी होते थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि उन पेशियों के दौरान इमरान खान खुद एक इश्तिहारी मुलजिम थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनसे कभी इस हवाले से कोई सवाल नहीं पूछा गया और ये केसेस कई सालों तक चलते रहे। फिर 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए और फिर 2 साल बाद ही वो इस मुकदमे से बरी हो गए। जबकि मार्च 2022 को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत दीगर तमाम PTI रहनुमा, जिनमें से ज़्यादातर उस वक्त वफाकी वुज़रा थे, इस मुकदमे से बरी हो गए। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने की वजह से खुद प्रोसिक्यूशन यानी हुकूमत ने मुल्जिमान की बरियत की मुखालफत नहीं की, बल्कि इसे सियासी मुकदमा खुद हुकूमत ने करार दिया। अक्टूबर 2020 में इसी मुकदमे में इमरान खान इस केस से बरी हुए और खुद प्रोसिक्यूशन यानी हुकूमती वकील ने इमरान खान की बरियत के हक में दलाइल दिए और कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। उनके खिलाफ ट्रायल से अदालत का सिर्फ वक्त ज़ाया होगा। अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और यूँ इमरान खान अपनी ही हुकूमत में इस केस से बरी हो गए। 2014 के धरने के 4 साल बाद इमरान खान को हुकूमत मिल गई, मगर फिर अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए अपोजिशन जमातों ने उनको ओहदे से हटा दिया और यूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान एक दफ़ा फिर अपोजिशन में आ गए, जिसकी वजह से सड़कों पर भी आ गए। और फिर गुज़िश्ता साल 25 मई को इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुँच गए और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहे, बल्कि उनके कारकुनों ने रेड जोन में दाखिल होकर तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव भी किया। इमरान खान पर 25 मई के वाक़यात की वजह से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस चल रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से उस पर समाअत नहीं हो रही है। 25 मई को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से खुद कहा कि उसे एहतजाज के लिए इस्लामाबाद के H9 पार्क में जगह दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने H9 पार्क में एहतजाज करने का हुक्म दिया और वाज़ेह किया कि अदालत तवक्को करती है कि तहरीक इंसाफ की कमेटी यकीनी बनाएगी कि पूरे मुल्क और खुसूसन इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़या ना हो और अमलाक को नुकसान ना पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि बाबर अवान ने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हिदायत पर यह दरख्वास्त की कि तहरीक इंसाफ की रैली के लिए H9 और G9 के दरमियानी ग्राउंड की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। फिर अदालत ने अपने फैसले में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को H9 और G9 के दरमियानी ग्राउंड तहरीक इंसाफ को फौरी मुहैया करने की हिदायत की। फिर जैसे ही ये फैसला आया तो इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की, लेकिन साथ ही अपने कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर दी। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की। और फिर सुप्रीम कोर्ट से ही कमिटमेंट करके हुक्मनामा जारी करवाया। मगर रात में साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसला करना। हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले 3 दिन पे तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने फैसला ही नहीं किया, ना ही कोई डिसीजन हुआ, ना कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये और हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये क्रिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने हैं। तहरीक इंसाफ ने खुद ही H9 ग्राउंड की इजाज़त मांगी और अदालत ने इजाज़त दे दी, लेकिन फिर इमरान खान ने खुद ही अदालती हुक्म अदूली करते हुए कारकुनों को डी चौक जाने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के कारकुन इमरान खान की कॉल पर डी चौक पहुंचे। रात भर तोड़फोड़ होती रही, जलाओ घेराव किया गया, दरख्तों को आग लगा दी गई, रात भर शेलिंग होती रही। फिर अगली सुबह इमरान खान ने जिना एवेन्यू में अपने कारकुनों से खिताब किया, अचानक धरना ख़त्म कर दिया। मगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इमरान खान का वो वीडियो पैगाम चलवाया जिसमें वो कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुमकिन है कि इमरान खान को गलत बताया गया हो। इस बयान के बाद क्या हुआ ये बताएं, हम अदालत में किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं बैठे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। फिर बाद में जब खुद इमरान खान ने तौहीन अदालत से मुताल्लिक अपना जवाब जमा कराया तो हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल वही मौक़िफ़ अपनाया जिसकी तरफ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इशारा किया था। इमरान खान ने अपने जवाब में लिखा कि मुझे ऐसे किसी भी बयान या यकीन दहानी का पता ही नहीं है जो 25 मई से मुताल्लिक इस अदालत के सामने मेरे या तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के ईमा पर कराई गई हो, और ना ही मुझे 25 मई की शाम 6 बजे जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और उससे मुताल्लिक तफसीलात का पता है। इसके अलावा बाबर अवान और फैसल चौधरी ने अपने जवाब में कह दिया कि ना तो वो इमरान खान के वकील थे और ना ही 25 मई को उनका इमरान खान से कोई रब्ता हुआ। तो फिर अदालत ने कई माह से समाअत ही नहीं की है। मगर गुज़िश्ता दिनों नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया और चीफ जस्टिस ने अपने सामने उन्हें पेश करने का हुक्म दिया और इमरान खान को उनके सामने पेश किया गया। तो उस दिन भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने याद दिलाया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ 25 मई को तौहीन अदालत का केस भी ज़ेर इल्तवा है। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुदाखलत करते हुए कहा कि मेरे साथी जजेस जो कह रहे हैं हमारे सामने वो केस नहीं है। अब इस वाक़े को तकरीबन 1 साल हो चुका है। तमाम रिकॉर्ड और शवाहिद सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं।
हुकूमती और रियासती इदारों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी है, मगर चीफ जस्टिस ने पिछले कई महीनों से इस पर समाअत मुकर्ररी नहीं की है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, रवां साल भी इमरान खान मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करते रहे और गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनों को शील्ड बनाकर पुलिस से कई बार तसादुम करा चुके हैं और हर बार उनके सामने तमाम कानूनी अमल और हुकूमती मशीनरी बेबस नजर आई और अदालतें उन्हें रिलीफ देती रहीं। 28 फरवरी को तोशाखाना केस में मुसलसल अदम पेशी पर इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए और इस वारंट की तामील के लिए 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क लाहौर पहुंची और फिर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कई घंटों तक जमान पार्क के बाहर खड़ी रही, मगर इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। पीटीआई के कारकुनों का पुलिस से तसादुम हुआ और फिर यह तक भी हुआ कि पुलिस टीम के सरबराह वारंट लेकर जमान पार्क के अंदर गए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने वारंट वसूल किए, लेकिन वारंट पर यह लिख दिया कि इमरान खान दस्तयाब नहीं है। मगर कुछ ही देर बाद इमरान खान जमान पार्क के अंदर ही तकरीर करते हुए दिखाई दिए, जिसे पूरे मीडिया में दिखाया गया, जिस पर पुलिस ने शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। यूं 7 मार्च को भी इमरान खान एक बार फिर तोशाखाना केस में गैरहाजिर रहे और उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट मुअत्तल करते हुए उन्हें 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। लेकिन इसके बावजूद 13 मार्च को भी इमरान खान सेशन अदालत में नहीं गए, बल्कि लाहौर में एक रैली की क़यादत करते रहे और यूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर दी, जिसके बाद उनका नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल हो गया और फिर 14 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस डीआईजी ऑपरेशन सिदात बुखारी की सरबराही में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क पहुंची और एक बार फिर पुलिस और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए। इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब जाने के लिए पुलिस को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। डंडा बरदार कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, डंडे बरसाए, जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की। जमान पार्क के इलाके में जलाव घेराव और पथराव होता रहा। तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले डीआईजी ऑपरेशन सिदात बुखारी समेत 58 पुलिस एहलकार, 8 शहरी और पीटीआई कारकुन जख्मी हुए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, वाटर कैनन इस्तेमाल की, मगर तहरीक इंसाफ के कारकुन पीछे हटने के बजाय मजीद मुश्तइल हो गए। कारकुनों ने पुलिस एहलकारों और अफसरान पर डंडों से हमले किए, गुलेलें चलाई, पथराव किया, तोड़फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। कारकुनों ने पुलिस की वाटर कैनन भी जला दी, पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, ट्रैफिक वार्डन्स की मोटरसाइकिलें जला दी। रेस्क्यू 1122 का फायर टेंडर आग बुझाने को पहुंचा तो उसे भी आग लगा दी। जमान पार्क के अंदर से पुलिस की तरफ पेट्रोल बॉम्ब भी फेंके गए। फिर बाद में पुलिस ने पेट्रोल बॉम्ब बरामद भी कर लिए, लेकिन तोशाखाना केस में तसादुम की सूरत हाल यहाँ भी नहीं रुकी। कई दिनों की हंगामा आराई, अफरा तफरी और साथ ही अपनी शराइत मनवाने के बाद बिलाखिर इमरान खान 18 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच गए और अपने कारकुनों के हुजूम के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो गए। जबकि इस दौरान जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर शदीद बदनज़मी भी देखने में आई, हंगामा आराई हुई, तोड़फोड़ की गई। पीटीआई के कारकुन और पुलिस एहलकारों में तसादुम हुआ और पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स महसूर होकर रह गया। हद तो यह है कि अदालती ऑर्डर शीट तक गुम हो गई, जिस पर इमरान खान ने हाजिरी लगाई थी। पुलिस और इमरान खान के वकला एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन फिर इमरान खान कमराए अदालत में गए बगैर ही गाड़ी में ही हाजिरी लगवा कर लाहौर रवाना हो गए। अहम बात यह है कि इमरान खान की इस पेशी तक ये माहौल होता था कि वो अपने कारकुनों को अदालतों में साथ लेकर आते थे। उन्हें इमरान खान के साथ जाने के लिए बाकायदा बुलाया जाता था और उनकी पेशी की वजह से पूरा अदालती माहौल ख़राब हो जाता था। लेकिन इमरान खान ये मौक़िफ़ इख्तियार करते थे कि कारकुनों को वो नहीं बुलाते हैं, बल्कि वो तो खुद ही आ जाते हैं। लेकिन फिर 21 मार्च के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई और उसके बाद से इमरान खान की पेशी में ना कोई हुजूम नजर आया और ना ही कोई हंगामाराई हुई। और इस तब्दीली की वजह लाहौर हाई कोर्ट के कुछ सख्त अहकाम थे। 20 मार्च को इमरान खान ने इस्लामाबाद में दर्ज किए गए 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी और इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान की पेशी के वक्त वकला को अंदर जाने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा था कि यह तब होता है जब आप 1000 बंदा साथ ले आते हैं। अगर रिलीफ चाहिए तो इमरान खान कल 2:15 बजे अदालत में मौजूद हों। ये नहीं होगा कि इमरान खान 7 बजे आ रहे हैं या 8 बजे आ रहे हैं। और फिर 21 मार्च को इमरान खान की पेशी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुताबिक पेशियों में इमरान खान बगैर हुजूम के पेश होते रहे हैं। यानी इमरान खान जब चाहते हैं कारकुन बाहर आ जाते हैं, जब वो मना करते हैं तो वो नहीं आते हैं। वो जमान पार्क में खुद कारकुनों को पुलिस के सामने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं और गुज़िश्ता 9 सालों में बार बार सरकारी इमारतों, पार्लियामेंट और पुलिस पर हमले करके मुसलसल बचते रहे हैं। और अब फौजी इमारतों पर हमले हुए तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 27 साल से पुरअमन है। ये हमले तो खुद फौज और एजेंसियों ने किए हैं और तहरीक इंसाफ को फौज से लड़वाने के लिए किए हैं। हम एक बार शामिल करते हैं। सूरत हाल कहाँ जाती नजर आती है, हमारे साथ सीनियर साहब वड़ाई साहब बोल रहे हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, हर दिन के हिसाब से सूरत हाल बदल रही है। आपसे जब पहले भी बात हुई आप कह रहे थे यहाँ से पहले भी आपने कहा था कि खान साहब को सूरत हाल बेहतर करने की जरूरत है। अब तो फौज की तरफ से लामिया आता है कि जी हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इमरान खान साहब का जवाब आता है कि एजेंसियों ने किया है, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। खान साहब ज़ाहिर एक अक्लमंद सियासतदान है, उनका पूरा राइज आपने देखा है, इस दौरान भी आपकी मुलाकातें हुई हैं। कोई मेथड तो होगा जो खान साहब हीट को इस नहज पर लेके जा रहे हैं। देखिए,
दो तरीके हैं। या तो यह है कि खान साहब के पास इतनी मेजॉरिटी हो उनकी फौज के अंदर, अदारों के अंदर, कि वो इनकलाब ले आए और ओवर पावर कर लें इस वक्त जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, अदारे हैं, हुकूमत है, और इनकलाब लेके आके इक़्तिदार संभाल लें और मुल्क को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं। अब जाहिर है किसी भी सियासी पार्टी के खिलाफ के पास, और ख़ासकर तहरीक इंसाफ, उनके पास इतनी अक्सरियत तो है नहीं कि वो पूरे मुल्क को तलपट कर दें या इनकलाब ले आए या टैंकों के सामने लेट जाएं। ऐसी सूरत हाल तो है नहीं कि तुर्की की तरह जैसे हुआ, ईरान में जैसे हुआ या रूस में जैसे हुआ। तो अब दूसरा तरीका है बैलेट बॉक्स। तो और सारी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां बैलेट बॉक्स के जरिए इक़्तिदार लेती रही हैं, तो इनको भी बैलेट बॉक्स के जरिए इक़्तिदार लेना है। और बैलेट बॉक्स के जरिए इक़्तिदार लेने का तरीका यही है कि जो असल पावर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे मुज़ाकरात किए जाते हैं। एक तरफ आप वोट लेते हैं, दूसरी तरफ आप CBMs करके उनसे पावर लेते हैं। तो खान साहब यहाँ चूक गए। अगर फौज के अंदर उनकी सिंपैथी मौजूद भी थी या मौजूद है, तो जो जो ये लड़ाई बढ़ेगी तो सिंपैथी खत्म होती जाएगी। भुट्टो साहब जब, तो उस वक्त फौज में बहुत की, हमें पता है कि उस वक्त अटक, रावलपिंडी, सारा इलाका जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ था, जो फौजी इलाका है। लेकिन आपने देखा कि बाद में फौज ने इकट्ठे होके पीपल्स पार्टी को मारा, पीपल्स पार्टी को कोड़े लगे, फांसियां हुई, कोई फौज में से नहीं बोला, एक बंदा नहीं बोला। तो इसी तरह ये होगा कि इसी तरह जब नवाज शरीफ का दौर था तो हमने देखा कि ISI चीफ और आर्मी चीफ में इख्तलाफ था, लेकिन जब हामिद मीर साहब पे हमला हुआ तो वो आर्मी चीफ और ISI चीफ इकट्ठे हो गए और सारी फौज ने इकट्ठे होके मीडिया को और नवाज शरीफ को ठीक ठाक मारा। तो इसीलिए फौज जैसा जो अदारा है, इससे लड़ाई ठीक नहीं होती। पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं लड़ी, उसमें सुलह कर, और उस वक्त से इक़्तिदार में है। नवाज शरीफ तीसरी दफा लड़ के अब मगर वड़ाई साहब, खान साहब ने ये बात तो कही ना कि बैनुल-अक़वामी मीडिया से भी कि इनको किसी ने ऐसा चैलेंज नहीं दिया जो मैंने दिया है। तो उनका ये कॉन्फिडेंस अगर है तो आपके ख्याल में मिसकैलकुलेशन हो गई? अब अगर हमले हो गए कोर कमांडर और ये सब चीज़ें, इस पर क्या मौक़िफ़ हो उनका, बजाय इसके कि जी हमने नहीं किए हैं, ये तो इन लोगों ने खुद ने किए, एजेंसी ने किए? क्या होता, क्या ऐसा मौक़िफ़ देते वो? और देखिए, फौज को तो नैरेटिव मिल गया ना, आपने उनके घर पे हमला कर दिया तो उनको एक नैरेटिव मिल गया है कि इन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया। पहले तो उनको नैरेटिव नहीं मिलता था, क्योंकि ये उनके हामी रहे थे, उनके साथ एक पेज पे रहे थे, तो उनको प्रॉब्लम थी कि इनको कैसे अपने आप से हटाया जाए, नजरियाती तौर पर कैसे इसको दिफा किया जाए। अब जाहिर है वो अपने बंदों को कह सकते हैं, देखें ये तो हमारे घर में घुस गए हैं, इन्होंने अस्करी तनसीबात को टारगेट किया है, और उनके पास वीडियो सबूत है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये PTI को अपनी इस गलती की इस्लाह करनी चाहिए। और ना ये मिलिटेंट पार्टी है, ना बन सकती है। मिलिटेंट पार्टी पाकिस्तान में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। अगर फौज ने तालिबान से डील कर लिया तो किसी मिलिटेंट, छोटी मोटी मिलिटेंट पार्टी, चंद शरपसंद जो है या चंद मिलिटेंट के साथ आप फौज को झुका नहीं सकते। फौज जब फौज को चैलेंज आता है तो वो इकट्ठी हो जाती है, फिर वो इकट्ठे होकर वार करती है। आप देखें यही हुआ है कि इमरान खान के साथ पहले फौज भी थी, फौजी फैमिलीज भी थी। अब लड़ाई अगर बढ़ गई तो मेरा ख्याल है इमरान के लिए फायदा नहीं है। उन्हें अब भी फायदा है कि वो इन लोगों से लातल्की का इजहार करें जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे और फौजी तनसीबात पे हमला किया है, पार्टी से निकाल दें उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अपनी जो लीडरशिप है उसको भी समझाएं और फौज के साथ जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए। मगर वैसे साहब, खान साहब को नैरेटिव बेचना आता है, आपके ख्याल में वो नैरेटिव नहीं बेच पा रहे हैं? ये कि जी ये तो मैंने नहीं किया, हम तो, मेरे लोग ऐसे हैं ही नहीं, हमने नहीं किया, हमने नहीं ऑर्गेनाइज किया, मेरे कहने पे भी नहीं हुआ, ये तो एजेंसियों ने खुद ने कराया। आप ख्याल में ये नैरेटिव नहीं सेल कर पा रहे हैं वो? मेरा ख्याल है कि ये नैरेटिव सेल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि एविडेंस मौजूद है। लोगों ने नेट पे देख लिया, लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया कि लीडर्स खुद ऑर्डर दे रहे हैं, वो बंदे सारे आइडेंटिफाइड हैं, वो उनके MNA MPAs वर्कर हैं, नोन वर्कर्स हैं जो हमला कर रहे हैं। और जो है उस वक्त इकट्ठे हुए थे सारे, पहले गुलबर्ग में, फिर उसके बाद गए थे, तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये बयानिया उन्हें सूट नहीं करता। उन्हें ये सूट करता है कि इन लोगों से अलहदा हो जाए और ये कहें कि वो जज्बात में आ गए थे, मैं उनसे अलहदगी का ऐलान करता हूँ और उन पर रहम किया जाए, वो जज्बाती हो गए थे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमारे साथ मौजूद थे, उसको आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।